आज हम लोग पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों स्टार्ट हम करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। दोस्तों यह कानून 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से लाया गया। ठीक है, संविधान में संशोधन किया गया, संविधान में अमेंडमेंट किया गया। कब? 1985 में। और ये ध्यान रखिए कि 52nd अमेंडमेंट था। ठीक, क्या बदलाव हुए संविधान में हमारे? दोस्तों हमारे संविधान में एक नया शेड्यूल 10th शेड्यूल ऐड हुआ। ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। आगे बढ़ते हैं। संविधान के हमारे दोस्तों 4 आर्टिकल्स यानी 4 अनुच्छेद में परिवर्तन आया यह संशोधन लाने के बाद। 101, 102, 191, 192। ठीक है दोस्तों, आगे इस कानून के इतिहास हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। दोस्तों आपने टर्म सुना है आया राम गया राम। ये हमारे पॉलिटिक्स में बहुत ही फेमस एक वाक्य है। इसकी हिस्ट्री में बता देता हूँ। दोस्तों 1967 यानी 1967 में एक पॉलिटिशियन थे गयालाल। ये हरियाणा के विधायक थे। इन्होंने 15 दिन के अंदर 3 बार पार्टी बदली, तो उस समय ये फेमस हो गया आया राम गया राम। और दोस्तों 1960-70s के दशक में ये बहुत कॉमन बात थी, क्योंकि तब यह कानून था नहीं। कोई जीता किसी पार्टी से था, जब मन करे दूसरी पार्टी में चला जाता था। तो इससे क्या होता था, कोई भी पार्टी स्टेबल नहीं रह पाती थी। कोई भी पार्टी मान लीजिए जीत के आई है, उसके 100 मेंबर्स हैं, पर मान लीजिए 20 मेंबर्स चले जाते हैं कभी भी बिना बताए दूसरी पार्टी में, तो सरकार गिर जाएगी। और दूसरी पार्टी में गए, वहाँ से फिर वापस आ जाए तो वो गिर जाएगी। तो इससे क्या होता था कि कोई भी जो सरकार थी वो डरा महसूस करती थी कि कब जाने सरकार गिर जाएगी। तो स्टेबिलिटी नहीं थी और विधायकों की बहुत खरीद फरोख्त चलती थी। तो इसको दूर करने के लिए यह कानून लाया गया। अब इसके प्रोविजंस के बारे में जान। तो दोस्तों रूल 1 में क्या दिया है? पैराग्राफ 1 जो इसका एक्ट के पैराग्राफ 1 में, या जिसको रूल 1 बोलते हैं, उसमें क्या है? ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, कि कब कोई सांसद या विधायक डिस्क्वालीफाई होगा। दोस्तों अगर वह वॉलेंटरली यानी ऐच्छिक खुद से ही पार्टी की सदस्यता त्याग देता है। मान लो कोई एमपी है, ठीक है दोस्तों, ये कोई पार्टी ए है, उसका सदस्य है या उससे जीत के आया, बाद में इसने खुद ही इस्तीफा दे दिया, तो वह माना जाएगा डिस्क्वालीफाइड। दूसरा क्या है? अगर वह पार्टी के खिलाफ वोट करता है। दोस्तों मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल आया, क्या आया? बिल। अब जानते हैं कि बिल पास होने से पहले वोटिंग होती है कि कितने लोग इसके समर्थन में हैं, कितने लोग विरोध में हैं, कितने लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग अपोज कर रहे हैं। अब मान लीजिए ए पार्टी है जो रूलिंग पार्टी है, बी मान लीजिए अपोजिशन है। ठीक, तो ए वाला जो पार्टी है वो बिल को सपोर्ट करेगा क्योंकि बिल वही लेके आया है। तो बी जो अपोजिशन है मान लीजिए इस बिल को विरोध कर रही है। पर ऐसा होता है कि बी पार्टी का कोई एक सदस्य है, ठीक है, वह ए पार्टी की जो बिल है उसको सपोर्ट कर देता है, मतलब अपनी पार्टी के खिलाफ वोट कर देता है, तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। या वह एब्सेंट हो जाता है, वोट ही देने नहीं आया, उस दिन आया ही नहीं। तो दोस्तों ये दोनों केस कब माफ़ हैं? अगर उसने पहले से परमिशन ली है। कब? प्रायर परमिशन। प्रायर मतलब कि पहले ही पार्टी से परमिशन ले लिए कि भाई हम तो ए को सपोर्ट करेंगे, और पार्टी ने परमिशन दे दी है, तो इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। पर दोस्तों अगर उसको परमिशन नहीं मिली है तो उसको अपनी पार्टी का साथ देना ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रूल 1 है। आगे बढ़ते हैं रूल 2 के बारे में जान। दोस्तों रूल 2 किसके बारे में कहता है? इंडिपेंडेंट मेंबर। ठीक है, रूल 1 में ही दूसरा पॉइंट है इंडिपेंडेंट, कोई निर्दलीय है। ठीक है, आप जानते हैं निर्दलीय क्या होता है कि किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, वह अकेले लड़ता है। तो दोस्तों क्योंकि वो निर्दलीय है, किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो दोस्तों वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? नॉमिनेटेड मेंबर। आप जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ सदस्य नॉमिनेट होते हैं। तो दोस्तों अगर नॉमिनेटेड बंदा, ठीक है, 6 महीने बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यानी 6 महीने से पहले वह ज्वाइन कर सकता है, 6 महीने बाद वह डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। कब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा? ठीक है, इस एक्ट में कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। पहला, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर होता है। मर्जर क्या? मान लीजिए कोई पार्टी ए है, ठीक है, और एक पार्टी बी है। मान लीजिए ए से कुछ सदस्य निकल के बी में अगर चले जाते हैं, या पूरी पार्टी ही ए बी में जुड़ जाती है, ठीक है, ऐसे केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। पर एक शर्त है कि 2/3 से ज़्यादा लोग जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ए में 30 मेंबर्स हैं, इसका 2/3 कितना होता है? 20। अगर 20 या 20 से ज़्यादा लोग जाते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। पर दोस्तों मान लीजिए 19 लोग जाके बी में मिल जाते हैं, तो दोस्तों ये 19 के 19 डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2/3 को एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों रूल 3,
कुछ और एक्सेप्शंस हैं, जैसे स्पीकर हो गया, चेयरमैन हो गया, डिप्टी चेयरमैन हो गया, इनके लिए ये रूल नहीं लागू होता है। क्यों दोस्तों? आप जानते हैं कि स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन एक संवैधानिक पोस्ट है। ये माना जाता है कि ये न्यूट्रल रहेंगे, ये किसी पार्टी के नहीं होते। एक बार स्पीकर बन गए तो आप सबके लिए हैं, तो ये उस समय अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं, वो इस्तीफा दे सकते हैं। बाद में जब वो स्पीकर नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए इनको एक्सेप्शन दी गई है। रूल 4 क्या कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में फैसला कौन लेगा, किसके पास पावर है? तो दोस्तों ये पावर स्पीकर, जो कि लोकसभा, ठीक है, स्पीकर यानी अध्यक्ष, चेयरमैन जो राज्यसभा में होता है, सेम स्पीकर आप विधानसभा में मान सकते हैं और चेयरमैन आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूल 5, इसमें कानून में ये बताया गया था कि कोर्ट का इसमें कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, ठीक है। पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविज़न को खारिज कर दिया, इस प्रोविज़न को कैंसिल कर दिया। किस लैंडमार्क में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस खारिज किया इस प्रोविज़न को? किल्होतो होल्हान 1992 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।